हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल मजा आ जाने वाला है क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप करके जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे कल से, आज मुझे लगा कि इस वीडियो को लाने के बाद आप लोग और क्वेश्चन नहीं करेंगे आने वाले टाइम पे, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में करेंसी, बॉन्ड और स्टॉक मार्केट के बीच में क्या रिलेशन होता है वो मैं डीपली एनालाइज करने और समझाने वाला हूं आप लोगों को। जैसे कि आप जानते हैं पिछले दिन स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया था, इससे पहले भी गिरा था, मगर कल अचानक जो गिर गया था उसके पीछे रीजंस क्या है उसके बारे में आप लोगों को शायद नहीं पता है, और ऑलरेडी जिनको पता है वो भी इस वीडियो को देखें क्योंकि इस वीडियो में करेंसी, स्टॉक मार्केट और बॉन्ड के बारे में बहुत ज्यादा नया चीज देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। और इस वीडियो में मैं ये भी आप लोगों को समझाने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट में जो सेंटिमेंट काम करते हैं, यानी स्टॉक मार्केट का साइकोलॉजी कैसे काम करता है उसे भी मैं बताने वाला हूं, और अभी इन्वेस्टरों को या ट्रेडर को कैसे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे कंपनी का फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाए, या किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से कैसे आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा निकाल के सही तरीके से पढ़ सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं, या ग्लोबल इकोनॉमी कैसे स्टॉक मार्केट में इफेक्ट करता है उनके बारे में समझना चाहते हैं, तो ऑलरेडी वीडियोस मैंने बना के रखा है। लिंक ऊपर आई बटन नीचे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसके साथ और भी वीडियोस का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियोस बना के रखा है, तो वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। वीडियो को स्टार्टिंग से आखिर तक देखिए, वीडियो में बहुत ज्यादा नया चीज आप लोगों को सीखने को मिलेगा करेंसी, बॉन्ड और स्टॉक मार्केट के बारे में। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग जानने की कोशिश करते हैं बॉन्ड क्या होता है और बॉन्ड यील्ड क्या होता है। बॉन्ड सिंपली एक डेट है जो गवर्नमेंट या कोई भी कॉर्पोरेट, जनरल पब्लिक या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों से उठाता है पैसा। और बॉन्ड यील्ड क्या होता है? बॉन्ड से उठाया गया जो पैसा है उसके ऊपर कितना गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट या कॉर्पोरेट जिन्होंने लिया है ये डेट, वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने इन्वेस्टरों को पे करेगा ओवर द टाइम, वही होता है बॉन्ड यील्ड। मान लीजिए मैंने एक बॉन्ड खरीदा है जिसका मैच्योरिटी पीरियड है 10 इयर्स के बाद, और मुझे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये बॉन्ड मिला है, तो अगले 10 सालों तक ये कंपनी या गवर्नमेंट मुझे 5% करके बॉन्ड का जो पेमेंट है वो मुझे देता रहेगा, और आखिर में जाके बॉन्ड का जो मैच्योरिटी प्राइस है वो मुझे देने के लिए वादा किया गया था, बॉन्ड में लिखा हुआ है, वो मुझे मिल जाएगा। तो बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस में क्या रिलेशन है ये हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। अभी मान लीजिए आप एक बॉन्ड इन्वेस्टर है और इस पेंडेमिक के टाइम पे आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट ना करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था। तो आपका मोटिव क्या था कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें? आपका सिंपली मोटिव ये था कि बॉन्ड का अभी जो यील्ड है, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी, वो बहुत कम है क्योंकि अभी इन्फ्लेशन रेट बहुत कम है और ग्लोबली फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो अपना रेपो रेट है, वो बहुत ही कम कर दिया है। इसकी वजह से बॉन्ड का जो यील्ड है वो अभी बहुत कम है। तो यहाँ पे आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल लग रहा था? स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप थोड़ा रिस्क लेते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो आपने सिंपली क्या किया, आप ज्यादा रिस्क ना लेते हुए इंडिया के जो टॉप 50 कंपनीज है या टॉप 30 कंपनीज है उसके अंदर आपने इन्वेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे लेस रिस्क है, तो ये बॉन्ड यील्ड से भी ज्यादा है। तो अभी क्या हुआ है, जो बॉन्ड का प्राइस है, बॉन्ड यील्ड कम हो जाने की वजह से बॉन्ड का प्राइस भी घट जाएगा। मगर अभी एक दूसरा सिचुएशन ले लीजिए, अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, बॉन्ड का यील्ड है जो वो बढ़ा दिया। पहले था, मैं एज्यूम कर लेता हूं 4% जो अभी करेंटली है बॉन्ड का यील्ड, अभी आरबीआई ने कर दिया है इसे 6%। तो 6% कर देने से आप देख रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जो टॉप कंपनीज है उनके अंदर भी मुझे 6% मिल रहा है और बॉन्ड में भी मुझे 6% मिल रहा है। आप वैसे जानते हैं स्टॉक मार्केट में अगर कोई भी कंपनी डूब जाता है तो वो कंपनी के अंदर अगर एसेट हो तो वो कंपनी बेचने के बाद ही बॉन्ड इन्वेस्टर को पैसा देता है। अगर कोई भी स्टॉक नहीं रहता है, वो ज्यादा डेट में है कंपनी, तो वो बॉन्ड इन्वेस्टर को पैसा कहां से देगा? वो नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे एक रिस्क है, बॉन्ड का पैसा कंपनी डूब जाने से नहीं भी मिल सकता है। मगर जो गवर्नमेंट हम लोगों से बॉन्ड खरीदता है या कॉर्पोरेट हम लोगों से अपने एसेट के बदले में बॉन्ड खरीदता है, वहां पे एक सिक्योरिटी है कि अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट ना भी दे पाए, अगर गवर्नमेंट फेल भी हो जाता है या वो कॉर्पोरेट फेल भी हो जाता है, तो उसका एसेट बेच के
या गवर्नमेंट अगर फेल हो जाता है तो वो नया पैसा प्रिंट करके भी हम लोगों को दे सकता है। तो यहाँ पे जब बॉन्ड का यील्ड बढ़ गया था तो बॉन्ड मार्केट का जो इन्वेस्टर है उन लोगों को लग रहा था कि ज्यादा रिस्क ना लेते हुए उतना ही रिटर्न अगर मुझे बॉन्ड से मिल रहा है तो मैं बॉन्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा। तो आप ये ध्यान में रखिए, जब भी बॉन्ड का यील्ड बढ़ जाएगा तो बॉन्ड के प्राइस में भी एप्रिसिएशन होगा। मगर यहाँ पे कौन से बॉन्ड के प्राइस में एप्रिसिएशन होगा? मान लीजिए आज आपने एक बॉन्ड खरीदा है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और कल आरबीआई ने ये कहा है कि मैं अपना रेपो रेट बढ़ा रहा हूं, अभी बॉन्ड का जो नया बॉन्ड इशू किया गया है उसका यील्ड है 7%। तो ये जो पुराना वाला बॉन्ड है इसका प्राइस घट जाएगा, क्योंकि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोग पैसा क्यों डेट में देगा जबकि उन्हें 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। यहाँ पे तो हाथों हाथ 2% का जो लॉस है वो हो जाएगा इन्वेस्टरों को। तो क्या होगा, पहले जो बॉन्ड इशू किया गया था इनसे इन्वेस्टर पैसा उठा के नया बॉन्ड खरीद लेगा, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। इसलिए जो बॉन्ड का यील्ड कम होता है उस बॉन्ड से पैसा उठा के नया बॉन्ड जो इशू किया गया है जिसका यील्ड ज्यादा है वहां पे इन्वेस्टर अपना पैसा शिफ्ट करते हैं। तो अभी हम लोग समझते हैं जो इन्फ्लेशन और बॉन्ड यील्ड है उसके बीच में क्या रिलेशन है। देखिए, इन्फ्लेशन और बॉन्ड के यील्ड में बहुत गहरा रिलेशन है। यहाँ पे मैं और एक स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। मान लीजिए अभी इन्फ्लेशन बहुत कम है तो इसकी वजह से बॉन्ड का जो यील्ड है वो बहुत कम होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होने से क्या होता है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा नहीं रहता है, लोग फाइनेंशियली क्राइसिस से जूझ रहा होता है, जैसे कि इस पेंडेमिक के टाइम में हुआ था। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करता है, यानी हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है जो है आरबीआई या किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक यहाँ पे मार्केट में इंटरफेयर करता है और कहता है कि हम अपना रेपो रेट जो है वो घटा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को लोन और जो डेट है वो बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, लोगों के हाथ में ज्यादा सस्ते प्राइस में पैसा आ जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड में एक हाइक हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, लोग ज्यादा घर खरीदेंगे, नया नया कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट खरीदेंगे, लोग लग्जरी चीजें खरीदेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, डिमांड में हाइक होगा। तो अगर डिमांड हाई हो जाता है तो बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल ये कहता है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा। कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि कंपनी उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा तो एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ा देगा। तो उनको अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो धीरे धीरे बॉन्ड मार्केट से और पैसा स्टॉक में शिफ्ट होगा, और अगर स्टॉक में ज्यादा पैसा आएगा तो जिन्होंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है उनको डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा। डिविडेंड का परसेंट ज्यादा हो जाने से बॉन्ड का जो यील्ड है वो लेस अट्रैक्टिव लगने लगेगा, लोग और ज्यादा डिविडेंड मिलने से और भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और स्टॉक का प्राइस और भी हाई होता जाएगा। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आरबीआई जब इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है तो आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अपना रेपो रेट जो है वो बढ़ा देगा। अपना रेपो रेट बढ़ा देने से आरबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी बैंक से जो पैसा आप बोरो कर रहे थे वो अभी सस्ते में आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन रेट और बॉन्ड यील्ड में एकदम सेम डायरेक्शन का रिलेशन है। तो अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बॉन्ड का स्टॉक मार्केट में क्या इफेक्ट आएगा। तो बॉन्ड का स्टॉक मार्केट में क्या इफेक्ट आएगा मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, मगर यहाँ पे मैं और एक बात कह दूं, बॉन्ड का यील्ड जब बढ़ जाएगा तब स्टॉक मार्केट से धीरे धीरे पैसा बॉन्ड में शिफ्ट होने लगेगा, क्योंकि जो बॉन्ड इन्वेस्टर था उनको अपना जो बॉन्ड है उसका यील्ड ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, वो बॉन्ड से स्टॉक मार्केट में इसलिए शिफ्ट कर गए थे क्योंकि स्टॉक मार्केट में हो सकता है ज्यादा पैसा उन लोगों को मिले। तो अभी अगर लो रिस्क में बॉन्ड का यील्ड उतना दे रहा है जो स्टॉक मार्केट दे रहा है, तो वो स्टॉक मार्केट से अपना पैसा शिफ्ट करके धीरे धीरे बॉन्ड में लेके चला आएगा और स्टॉक मार्केट में फिर से एक गिरावट देखने को मिलेगा, जो 26 फरवरी को हुआ था, देखने को मिला था। आप यहाँ पे देख सकते हैं 26 फरवरी को यहाँ पे स्टॉक गिर गया था। क्या हुआ था यहाँ पे, ग्लोबली जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ही पैनिक हो गया था। ग्लोबली स्टॉक मार्केट क्यों पैनिक हो गया था, यहाँ पे काम में आता है स्टॉक मार्केट का साइकोलॉजी, वो मैं कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। मगर आप यहाँ पे देखिए, ग्लोबली जो स्टॉक मार्केट है वो पूरा का पूरा रेट में है। निफ्टी 50 से लेकर डॉ जोन्स, नैस्डैक, यहाँ पे कैक 40 और जो भी देखे आप इंडाइसेस वो सभी रेट में है। तो पैनिक होने का रीजन क्या है, पैनिक होने का रीजन सिंपली ये था, जो यूएस का बॉन्ड यील्ड है वो थोड़ा सा बढ़ गया था। यूएस का बॉन्ड यील्ड अगर आप देखें तो
16 फरवरी से लगातार यूएस का बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देखिए 1.20 था 10 इयर्स का बॉन्ड यील्ड जो था कि 12 फरवरी, मगर 16 फरवरी से 1.30 हो गया। उसके बाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उसकी वजह से ग्लोबल स्टॉक मार्केट में या आप कह सकते हैं करेंसी मार्केट में लगातार फॉल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैंने टेस्ट करने के लिए करेंसी मार्केट में एक यूएसडी जेपीवाई का पेयर खरीद के रखा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पोजीशन लिया था जो था 10 फरवरी को मैंने यहाँ पे पोजीशन लिया था। एक ही पेयर मैंने खरीद के रखा था और अभी उस पेयर में मुझे $17.16 का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड यील्ड है वो ज्यादा हो गया है और लोग करेंसी में इन्वेस्ट करना, बॉन्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। बॉन्ड यील्ड ज्यादा हो जाने की वजह से क्या होता है, अगर आप करेंसी भी खरीद के रखते हैं तो वहां पे भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। सेंट्रल बैंक का जो करेंसी का इंटरेस्ट है वो ज्यादा हो गया है। इसकी वजह से यूएस का जो 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड है, अगर वो बॉन्ड यील्ड बढ़ गया है तो यूएसडी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। तो यूएसडी स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा, जो जेपीवाई है वो धीरे धीरे अपना वैल्यू लूज करता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा था, यूएसडी और जेपीआई का एक पेयर खरीद के रखा था कि अगर यूएसडी स्ट्रॉन्ग होता है तो मुझे प्रॉफिट मिले, और यहाँ पे देखिए मुझे प्रॉफिट भी मिला। ये मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए खरीदा था। आप जाके अचानक मेरे इस वीडियो को देख के आप जाके यूएसडी जेपीआई का पेयर मत खरीदिए, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा मार्केट रिसर्च तो करना ही है। मैं करेंसी मार्केट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट और ट्रेडिंग भी करता हूं, तो इसलिए मुझे हर वक्त मार्केट का सिचुएशन पता करना होता है और बहुत सारे स्टूडेंट भी मुझसे पूछते रहते हैं, तो इसलिए मेरे पास थोड़ा इन्फॉर्मेशन रहता है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप इसे एनालाइज नहीं कर सकते हैं, तो आप ब्लाइंडली मेरे इस वीडियो को देख के आप जाके इन्वेस्ट मत कीजिए या आप कोई भी पेयर मत खरीदिए। तो यहाँ पे मेन मुद्दा ये है, 26 फरवरी को स्टॉक मार्केट इसलिए गिरा था कि ग्लोबल मार्केट एक रॉन्ग सेंटिमेंट में चला गया था कि अगर यहाँ पे बॉन्ड का यील्ड बढ़ रहा है तो अगले आने वाले दिनों में हो सकता है कि इंडिया में आरबीआई भी मार्केट में इंटरफेयर करे, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से बॉन्ड यील्ड जो है उसका रेपो रेट बढ़ाना भी पड़ सकता है, जो आरबीआई का रेपो रेट है वो बढ़ाना भी पड़ सकता है, क्योंकि डिमांड बहुत हाई हो गया है, क्योंकि डेट सस्ता मिल रहा है जनरल पब्लिक को। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई हो सकता है मार्केट में रेपो रेट को बढ़ाए, मगर यहाँ पे कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है या आरबीआई ने ऐसा कुछ डिक्लेयर भी नहीं किया है। मगर हमेशा ये देखा गया है जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई अपना रेपो रेट जो है वो बढ़ाता है, और जब भी मार्केट में कोई भी पैनिक रहता है या फाइनेंशियल मार्केट पैनिक रहता है तब आरबीआई अपना रेपो रेट घटाता है। तो यहाँ पे मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, उनको ये लग रहा था कि अचानक यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है 10 इयर्स का ये बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरफेयर करेगा और अपना जो रेपो रेट है वो बढ़ा देगा। इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में वैसे ही तो फॉल आएगा। इस सेंटिमेंट की वजह से स्टॉक मार्केट में अचानक एक सेलिंग प्रेशर आ गया था और उस सेलिंग प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया गया। उसकी वजह से जो पैनिक भी नहीं हुए थे, जो बॉन्ड के यील्ड के बारे में नहीं जानते थे, उन्होंने भी अच्छे तरीके से वो सेल कर दिया, उन्होंने जो भी स्टॉक होल्ड करके रखा था। देखिए मार्केट का साइकोलॉजी हमेशा यही कहता है, अगर कोई चीज ऊपर जाता रहता है तो यहाँ पे लोग और भी खरीदेंगे, और अगर कोई चीज नीचे आता रहता है तो यहाँ पे लोग बेचने के लिए और भी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम हुआ है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोगों को लगता है कि अब मार्केट में कभी भी कोई फॉल नहीं आएगा, मार्केट तो ठीक है, हमेशा अच्छा ही होता रहेगा, ये स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा। मगर अगर आप एक स्टॉक के प्राइस चार्ट को देखें, कभी भी मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाता है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर रुकता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि मार्केट का साइकोलॉजी यही कहता है। मगर जनरल इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है वो तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता, और मार्केट में रहने के लिए लॉन्ग टाइम में आपको सेंटीमेंट को कंट्रोल करना आना चाहिए, आपको मार्केट का साइकोलॉजी समझ में आना चाहिए। और रिसेंटली कुछ वीडियोस में मैंने मार्केट के साइकोलॉजी के बारे में डीपली समझाया है, उसका भी लिंक नीचे प्लेलिस्ट में मैं दे रहा हूं, आप जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेन मुद्दा ये है, जब मार्केट में ऐसा साइकोलॉजी काम करता है तो मार्केट में अगर थोड़ा सा फॉल आना था तो मार्केट में बड़ा फॉल आ जाता है, क्योंकि जो अभी भी उस सिचुएशन के बारे में नहीं जानते थे वो भी पैनिक होकर अपना स्टॉक सेल कर देते हैं। हो सकता है वो स्टॉक अच्छा था, मगर उन लोगों को इतना भरोसा नहीं रहता है अपने ऊपर, क्योंकि उन लोगों को यह भरोसा रहता है कि वो ब्रोकरेज फर्म से जो लिया गया हुआ रिपोर्ट था वो तो मैंने पढ़ के इन्वेस्ट किया था, मैंने तो खुद रिसर्च नहीं किया था।
तो अगर आप खुद रिसर्च नहीं करेंगे तो आपके अंदर विश्वास कहां से आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहां से आएगा। मैं ये आपसे रिकमेंड करूंगा आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखिए। और मेरे चैनल पे अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे कीजिए, मैं जितना हो सकता है आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है तो वीडियोस के द्वारा मैं आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए ही बैठा हूँ। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं आने वाले टाइम पे आप लोगों को पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ पे मैं दो सिचुएशन लूंगा, दो सिचुएशन में दोनों तरीके से आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना है। पहला जो सिचुएशन है, अगर मार्केट में सब कुछ ठीक रहता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, यानी अभी जो प्राइस है ये जो गिरा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, तो आपको क्या करना है, इस डिप में खरीदना है। और कौन से स्टॉक को आप खरीदेंगे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ डोमेस्टिक साइक्लिकल कंपनी। यानी जब इकोनॉमी अच्छा करता है तो ये साइक्लिकल कंपनी में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है, और जब इकोनॉमी खराब करता है तो इस साइक्लिकल कंपनी में बहुत ज्यादा डाउनटर्न आता है। तो अभी अगर मार्केट अच्छा करेगा तो इस साइक्लिकल कंपनीज में अच्छे तरीके से ग्रोथ आएगा। तो अब साइक्लिकल कंपनीज जो है, जो कि है रियल एस्टेट कंपनीज। मगर यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जब भी किसी भी स्टॉक को आप खरीदेंगे तो तब उस स्टॉक का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो आप जरूर चेक कीजिए, क्योंकि अगर स्टॉक के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में आपको पता नहीं चलेगा तो आप अच्छे तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और कौन से स्टॉक को आपको खरीदना चाहिए, अभी मिड कैप और स्मॉल कैप को आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि हाल ही में जो बजट आया है और जो स्टिमुलस पैकेजेस आया है वहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज को बचाने के लिए बहुत ज्यादा स्टिमुलस पैकेजेस दिया गया है, बहुत ज्यादा इनिशिएटिव दिया गया है। तो आगे आने वाले टाइम पे मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में जो अच्छा बिजनेसेस है उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि वो आने वाले टाइम पे एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो। और यहाँ पे मैं सिचुएशन नंबर 2 ले लेता हूँ, यानी केस 2 ले लेता हूँ। अगर मार्केट अच्छा नहीं करता है, यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा देता है और मार्केट का उतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं रहता है, यानी जो रियल जीडीपी है और जो स्टॉक मार्केट का प्राइस है वो मैच नहीं करता है, तो यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट में एक फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको टेक्नोलॉजी स्टॉक, हेल्थ केयर स्टॉक और कंज्यूमर स्टेपल स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आने वाले टाइम पे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ही मार्केट में बेस्ट परफॉर्मर होगा, क्योंकि आने वाले टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी का है। सेकंड है हेल्थ केयर का। अभी मार्केट में जितना भी पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है ये पूरा का पूरा जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम को टोटली चेंज करके रख देगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा हेल्थ केयर सिस्टम में लगाने वाला है, इन्वेस्ट करने वाला है। और जो कंज्यूमर स्टेपल्स है, देखिए जितना भी पैंडेमिक हो जाए, जितना भी फाइनेंशियली क्राइसिस हो, कंज्यूमर स्टेपल्स कंपनीज के अलावा हम लोगों का जो रोजाना जिंदगी है वो नहीं चल सकता है। हम लोग खाना नहीं बंद कर सकते हैं, हम लोग जो बर्तन वगैरह है वो खरीदना नहीं बंद कर सकते हैं, हम लोग एसी खरीदेंगे, हम लोग और भी जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में लगता है वो सब खरीदेंगे। तो कंज्यूमर स्टेपल्स कंपनीज में भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और अभी मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा, बॉन्ड का जो यील्ड है और जो स्टॉक मार्केट के प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, क्या रिलेशन होता है, वो मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स को लिया है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई कार्ड, आईआरएफसी। तो पहले मैं आईआरएफसी का एग्जांपल लेता हूँ। देखिए आईआरएफसी ने अपने आईपीओ लाने के बाद 4 फरवरी को यह डिक्लेयर किया था कि वो बॉन्ड इशू कर रहा है 750 मिलियन का। तो यहाँ पे बॉन्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। बॉन्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 2.8%, और जो इंटरेस्ट वो पे करेगा वो डॉलर में ही पे करेगा। तो इसकी वजह से आईआरएफसी के जो स्टॉक प्राइस में एक अप टर्न देखने को मिला है, यानी ये ऊपर चला गया था। तो ये क्यों हुआ था, देखिए बैंक को जो पैसा मिल रहा था वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में, वो 2.8% रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंक को पैसा मिल रहा था, जो कि बहुत ही सस्ता है। और इसकी वजह से इन्वेस्टरों को ये लग रहा था अगर सस्ते में गवर्नमेंट को या कंपनी को पैसा मिल रहा है तो यहाँ पे कंपनी उस पैसे को यूज करके, यूटिलाइज करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है, क्योंकि 2.8% पैसा उतना ज्यादा नहीं होता है, उतना परसेंटेज नहीं होता है। तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस में यहाँ पे देखिए एक अचानक आपको देखने को मिल गया है। और जब मार्केट में धीरे धीरे बॉन्ड यील्ड बढ़ गया है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो हो सकता है ये डाउनफॉल उसकी वजह से आया हो। मैं अभी उतने डीप में नहीं जाऊंगा कि क्यों ये शेयर फॉल हुआ था, अभी मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बॉन्ड यील्ड की वजह से हर वक्त स्टॉक का प्राइस गिरता नहीं है, क्योंकि जब
सस्ते में कंपनीज को पैसा मिल रहा है, तब स्टॉक का प्राइस क्यों गिरेगा? कंपनीज को उससे फायदा होगा। तो उसके बाद मैं और एक एग्जांपल लूंगा SBI कार्ड के बारे में। SBI कार्ड अपना 23 फरवरी को बॉन्ड इशू किया था। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में? 5.90% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में। कितना इशू किया था? 550 करोड़ का। उसके बाद SBI का जो स्टॉक का प्राइस है वो भी बढ़ गया था, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट को लगा बहुत ही कम है, इसकी वजह से स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर चला गया था। मगर यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है। बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का ही एक बैंक है, जो 750 करोड़ बॉन्ड के दौरान मार्केट से राइज किया था, और वो कब? वो 27 जनवरी को उन्होंने राइज किया था। उसके बाद कंपनी के शेयर प्राइस में अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। तो ये क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो बोरो किया था वो 9.4% में बोरो किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा है। एक अच्छा स्टॉक में अगर निफ्टी 50 के अंदर जो टॉप स्टॉक्स है, यानी उनका रिटर्न ऑन इक्विटी है 10%, 9%, और वो बोरो भी कर रहा है 9.04% में, तो वो इन्वेस्टरों के लिए क्या रख पाएगा? कुछ भी नहीं है। इसलिए स्टॉक के प्राइस में एक अचानक फॉल देखने को मिला है। उसके बाद ग्लोबल सेंटिमेंट की वजह से स्टॉक का प्राइस और भी ऊपर चला गया है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट मार्केट में बहुत ज्यादा मैटर करता है, और यहाँ पे ग्लोबल सेंटिमेंट ग्लोबल जो इकोनॉमी है उनके ऊपर मैटर करता है। तो ग्लोबल इकोनॉमी को समझने के लिए आप ग्लोबल इकोनॉमीज के बारे में जो मैंने वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप जरूर देखिए। तो आपको ग्लोबल इकोनॉमिक्स और स्टॉक मार्केट में जो रिलेशन है वो अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, और आपको समझ में भी आएगा धीरे धीरे। तो इस वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ नॉलेज मिला हो या ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए। और आप लोगों के एक शेयर, लाइक और कमेंट से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब करने से इस चैनल का जो ग्रोथ है वो और भी अच्छे तरीके से होगा, और मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी ज्यादा मेहनत करूं, और भी ज्यादा ढूंढ के आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लाता रहूं और आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूं। और आने वाला टाइम पे अगर आप किसी भी स्पेसिफिक फाइनेंशियल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, या आप चाहते हैं मैं कोई नया सीरीज स्टार्ट करूं, तो नीचे कमेंट में आप वो भी लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।